नीतीश कुमार सरकार ने बिहार कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज कर दिया है और इस एक चाल से 2024 की पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो बदल सकती है। 90 सालों बाद पहली बार हिंदुस्तान में कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट डेटा के डिटेल्स अब बाहर आ रही हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके मायने 2024 इलेक्शंस के लिए क्या हैं? क्या रिजर्वेशंस की मांग अब फिर से उबाल लेगी और इससे बीजेपी के लिए बैड न्यूज क्यों बोला जा रहा है? जानेंगे आज के देशभक्त डीप डाइव एपिसोड में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। सबसे पहले समझते हैं द बिग ब्रेकिंग न्यूज और बिग नंबर्स जो सामने आ रहे हैं। कास्ट पॉपुलेशन अब डेटा कम से कम बिहार में क्लियर हो चुका है। स्टेट में अपर कास्ट इज 15.5%, बैकवर्ड कास्ट 27.1%, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट 36%, शेड्यूल कास्ट 19.6% और शेड्यूल ट्राइब्स 1.6%। और भी ज्यादा डेटा में अगर डीप डाइव करना चाहते हैं तो मैं सेंसस डेटा का लिंक नीचे दे देता हूं, आराम से उस पर डुबकी लगाइएगा। लेकिन शॉर्ट में बोले तो ये जो आंकड़े हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये इंडियन पॉलिटिक्स में एक न्यू एरा ला सकते हैं। ऐसी ताकत है इन नंबर्स में। देखिए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इस चीज की सुनवाई चल रही थी। क्या बिहार सरकार के पास इस चीज का अधिकार भी है कि इस तरीके से वो कास्ट सेंसस कर सके और ऐसा डेटा बाहर निकाल सके? देखिए, सुनवाई तो चलती रही लेकिन काउंटिंग भी हो गई और अब तो रिपोर्ट भी बाहर आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में चलता रहेगा तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। एनीवेज, सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे यह है कि बिहार में कुल ओबीसी पॉपुलेशन 63% है और अगर आप एससी एसटी प्लस ओबीसी पॉपुलेशन की बात करो तो वो 84% तक चले जाता है। पॉलिटिक्स में यह भूचाल इसलिए लाएगा क्योंकि अब नेता टाइप लोग इस बात को चौड़ से कहेंगे कि अपर कास्ट जिनकी डोमिनेशन हर फील्ड में मिलती है वो सिर्फ 15-16% ही है। एससी एसटी प्लस ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन इतना कम क्यों है हर फील्ड में? इस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट से बहुत सारे पॉलिटिकल सवाल जो हैं अब वो खड़े हो जाते हैं। रिजर्वेशन खास करके इस मामले में आते हैं उस पर। लेकिन रिलीजियस डेटा भी रिलीज हुआ है। हिंदूज 82%, मुस्लिम 17.7% और बिहार कास्ट सेंसस ने मुसलमानों को भी जाति के हिसाब से भी क्लासिफाई किया है। जो अभी मैंने आंकड़े आपको बताए कास्ट वाइज ब्रेकडाउन में, उसमें मुसलमान भी इंक्लूडेड हैं। लेकिन नेता टाइप लोगों ने तो हमें यह बताया है कि 82%, 82% लोग 17-18% से खतरे में है। गजब की फकीरी है। आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। अब तो उसका डेटा भी हमारे सामने आ गया है। सबसे बड़ा भूचाल जो है वो अभी तक आया नहीं है, उसके ट्रेमर्स आ रहे हैं। जैसे कि आज दिल्ली एनसीआर में भी अर्थक्वेक के ट्रेमर्स फील हुए हैं और वो ट्रेमर्स हमें यह बता रही है कि बिहार सरकार बहुत जल्द सोशियो इकोनॉमिक डेटा भी रिलीज करने वाली है, जिससे पता चलेगा कि अलग अलग जातियों के एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल कंडीशन, लैंड होल्डिंग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। बेसिकली हिंदुस्तान का कास्ट रियलिटी क्या है उसका पर्दाफाश होने वाला है। सच्चाई क्या है ग्राउंड पर? लग रहा है कि इंडिया अलायंस के जो दूसरे स्टेट्स हैं वो भी इस कास्ट सेंसस की प्रक्रिया अब शुरू करेंगे। एक नैरेटिव सेट करने की अब कोशिश हो रही है 2024 के लिए। जैसे बीजेपी का हिंदी बेल्ट में, खासकर कि यूपी बिहार में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने वाला है? अभी तक इसका हमें साफ आंसर नहीं मिला था, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि यह मंडल वर्सेस मंदिर वाला जो एंगल है अब यह सामने आने वाला है। कैसे समझाता हूं। देखिए, 80-20 वाली हिसाब है। हिंदुस्तान आज भी ब्राह्मण बनिया ठाकुर देश बोला जाता है। बात इमोशंस की नहीं है, बात आंकड़ों की है। आप देख लो, पर कैपिटा इनकम की बात देख लो, लैंड ओनरशिप देख लो, यूनिवर्सिटी, कॉर्पोरेट इंडिया, टॉप ब्यूरोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन देख लो, या तहसील लेवल पर मनी या मसल पावर की हम बात अगर कर लें, सुप्रीम कोर्ट से लेकर आपके करीबी रईस प्राइवेट स्कूल देख लो, कुछ ही जातियों का कंट्रोल आपको दिखेगा, रिप्रेजेंटेशन आपको दिखेगा। टीवी न्यूज पर यह चीज ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं होती है क्योंकि वहां भी इसी तरीके का जातिवाद चलता है। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, पॉलिटिकल इक्वालिटी तो आ चुकी है मगर सोशल इक्वालिटी का इंतजार ही इंतजार है। यह सर्वे आफ्टर सर्वे हमें दिखा चुका है, मगर अब ये जो 90 साल बाद कास्ट सेंसस इसका जो डेटा सामने आया है, इससे ये जो हार्ड रियलिटी है एकदम कॉम्प्रिहेंसिव नंबर्स के तौर पर आ गई है और ये वैलिडेटेड नंबर्स हैं, इसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। अब ये 70 साल नहीं, अब ये 90 साल के बाद वाला जो डेटा है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है, तभी आप ये कास्ट पॉलिटिक्स आप समझ पाओगे। सेंसस की प्रथा अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी। 1881 में यह शुरू हुआ था और हर 10 साल में रिपीट होता आया है। इंडिया में जातिवाद था,
ये सब जानते थे, मगर इस स्टार्क रियलिटी का स्कोप इस नेशन वाइड लेवल पर पहली बार डेटा के साथ जब समझ में आया, जब ये कास्ट सेंसस हुआ। जब ग्राउंड रियलिटी पर डेटा निकला तो इसके बेसिस पर ओप्रेस्ड कास्ट ग्रुप के लिए पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को एक बूस्ट मिला, जिन्होंने सरकार को पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करने पर मजबूर किया। इस पैटर्न को याद रखिएगा, यही पैटर्न बुनियाद बनती है कास्ट सेंसस के कॉन्सेप्ट की, उसकी पॉलिटिक्स की। कास्ट पर जो प्ले है वो अच्छा है या बुरा है, एथिकल है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पर बाद में आते हैं। पहले सोशल एंड पॉलिटिकल रियलिटी समझने की कोशिश करते हैं। एक रियलिटी चेक होता है, उससे बनता है डेटा, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, और उससे बनता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ग्राउंड लेवल से प्रेशर शुरू होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए। वे बैक 1902 पर जाते हैं। कोल्हापुर, प्रिंसली स्टेट और मद्रास स्टेट में नॉन ब्राह्मण रिजर्वेशंस शुरू किए जाते हैं। मैसूर स्टेट में भी रिजर्वेशंस इंट्रोड्यूस होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का यह मानना था, उनकी कम से कम यह मंशा थी कि दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए जाए, पर गांधी जी ने उस डिमांड को यूनिलैटरली ब्लॉक कर दिया था। लेकिन अंत में होता इन अ वे वही है, रिजर्वेशंस और कोटा सिस्टम तो जारी जरूर होते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी अलग कोटा बनता है। तब से देश में 3 प्रकार के रिजर्वेशन पॉलिसी चल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन यानी एमपी और एमएलए सीट्स के लिए रिजर्वेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन, और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन। पर इंडिपेंडेंट इंडिया ने एक चीज खारिज कर दी, और वो था सेंसस के दौरान कास्ट डेटा कलेक्ट करना। 1951 से बस ये पूछा जाता था कि आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं, यानी ओबीसी और अपर कास्ट का डेटा नहीं था। और एससी और एसटी में भी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब में भी जो सारी जातियां पाई जाती हैं, थाउजेंड्स एक्चुअली, वो कास्ट वाइज डेटा हमें नहीं मिला। कैटेगरी, अगर आप कैटेगरी की बात करें तो सारे एससी कास्ट का डेटा क्लब कर दिया गया। तो 1931 का सेंसस आखिरी सेंसस है हमारे पास जिसमें कास्ट वाइज डेटा मौजूद है। जो कास्ट सेंसस की मांग चारों तरफ से इतने सालों से चल रही है, वो मांग एक ही है कि आपकी जाति क्या है। इस सवाल का भी सेंसस कर ही दो, क्योंकि भाई पूछते तो सभी लोग हैं, प्रेवेलेंट तो अभी भी है, तो सेंसस में क्यों ना लगाया जाए। अगर देश में 4000 जातियां हैं तो 4000 कॉलम बनाइए और हर जाति के सामाजिक और आर्थिक हालत थोड़ा पता तो करिए, तभी तो समझ में आएगा ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब इसके विपक्ष में लोग बोलते हैं अरे इसकी क्या करने की जरूरत है, हम तो वन नेशन वन सिटीजन हैं, या नहीं है। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर पॉइंट आउट करते हैं, इंडियन सोसाइटी में वर्ण व्यवस्था एक लैडर की तरह है। दलितों पर सबसे ज्यादा जुल्म होता आया है, हजारों सालों से होता आया। सोशल मीडिया खोल के देख लीजिए, आज भी होते दिखेगा आपको। पर उनको छोड़ के बाकी सारी जातियां एक समान भी नहीं है। शूद्र वर्ण की अगर हम बात कर लें तो वो सैकड़ों सालों से उनके साथ भी भेदभाव किया गया है। पर इंडिपेंडेंस के बाद जो सिस्टम बना, उसमें कई जातियों को अपर कास्ट के साथ जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया। यह समझने के लिए कि इन जातियों की हालत क्या है, 1953 में कालेलकर कमीशन का गठन किया गया। कमीशन ने 1931 का डेटा इस्तेमाल करके अपनी रिपोर्ट में एससी एसटी को छोड़कर अदर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसीज को आइडेंटिफाई किया, रेकमेंड किया कि उनको एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट अवसर में रिजर्वेशंस दी जाए। और सरकार ने इस रिपोर्ट को उस समय तो दबा दिया, भुला दिया और आगे बढ़ गए। सेंटर के इस डिसीजन के बावजूद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स ने अपने अपने राज्यों में ओबीसी को आइडेंटिफाई किया और स्टेट लेवल पर ओबीसी रिजर्वेशन पॉलिसी अपनी बनाई। हमने आपको द्रविडियन मॉडल वर्सेस गुजरात मॉडल वाले एपिसोड में इसके बारे में डिटेल में बताया था कि द्रविडियन पॉलिटिक्स की नींव क्या है और क्या इंडिया अलायंस इसी को इस्तेमाल कर सकती है। लग रहा है कि हमने जैसा प्रेडिक्शन किया था उस एपिसोड में वैसा ही हो रहा है। 1970s आते आते हिंदी बेल्ट में कांग्रेस के ऑल्टरनेटिव रूप में सोशलिस्ट मूवमेंट काफी स्ट्रांग बनी। इससे निकल के आती है जनता पार्टी। यही जनता पार्टी 1977 इलेक्शंस में हिंदी बेल्ट को स्वीप करती है और देश की पहली नॉन कांग्रेस सरकार बनाई जाती है। जनता पार्टी यूपी बिहार असेंबली इलेक्शंस में भी जीतती है और स्टेट ओबीसी कोटा शुरू करती है। 1978 में मंडल कमीशन का गठन किया जाता है। हिंदुस्तान में ओबीसी की कंडीशन समझकर एक पॉलिसी प्रपोजल बनाने का यह मकसद रखती है मंडल कमीशन।
कमीशन की रिपोर्ट यह पता लगाती है कि इंडिया की 52% पॉपुलेशन ओबीसी है, मगर उनका सरकारी जॉब्स में रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 12.5% है और टॉप ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ 4.7% है। जनरल कैटेगरी की सीट्स अपर कास्ट कंप्लीट कंट्रोल, कंप्लीट डोमिनेशन है। और यहीं से शुरू होती है रिजर्वेशंस की मांग। कांशीराम का नारा याद है ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नेता टाइप लोग 80-20 अस वर्सेस देम खेलने का तो बहुत बड़ा शौक है, लेकिन कमीशन ने तो यह पाया कि इस मामले में भी 80-20 है। अपर कास्ट की पॉपुलेशन मैक्सिमम 20% तक आप खींच सकते हो, मगर ऑलमोस्ट 80% गवर्नमेंट रिसोर्स तो इनके हाथों में है। आई मेरिट की बात तो मंडल कमीशन ने कहा कि मेरिट इटसेल्फ इज लार्जली अ प्रोडक्ट ऑफ फेवरेबल एनवायरमेंटल प्रिविलेजेस, माने जो आपको जनरेशनल प्रिविलेजेस मिली हुई है। मेरिट एंड इक्वालिटी शुड बी व्यूड इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव एंड एलिमेंट ऑफ प्रिविलेज शुड बी ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड एंड डिस्काउंटेड फॉर व्हेन अनइक्वल्स आर मेड टू रन द सेम रेस। माने कॉलेज के रेस में या जॉब की रेस में जब कोई पिछड़े वर्ग का इंसान सामने आने की कोशिश करता है, कंपीट करने की कोशिश करता है, तो या तो उसके हाथ बंधे होते हैं या तो उसके पैर बंधे होते हैं। यह बात आपको रिकॉग्नाइज करना होगा। कमीशन ने यह पाया। रिपोर्ट ने बेसिकली यह बोला दैट योर कास्ट नेटवर्क इज योर मार्केट नेटवर्थ, कि आप जो नौकरी पाते हैं, आप जो अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, उसमें आपका कास्ट नेटवर्क बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कमीशन ने इसीलिए 27% ओबीसी कोटा रेकमेंड किया ताकि अनइक्वल रेस में कुछ हद तक इक्वालिटी आ पाए। अब आप ये पूछेंगे ऑब्वियसली 27% आंकड़ा कहां से आता है? अगर पॉपुलेशन एस्टिमेट था 52%, तो ये 27% मैजिक कहां से हो जाता है? दरअसल 1962 में एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशंस पर एक 50% का सीलिंग इंट्रोड्यूस किया था कि 50% से ऊपर कोटा नहीं हो सकता है। इस जजमेंट को 1992 के इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के एक 9 जज बेंच ने इसको अपहोल्ड भी किया था। अब क्योंकि पहले से ही 7.5% एसटी और 15% एससी यानी टोटल 22.5% रिजर्वेशन पहले से ही मौजूद थी, तो ओबीसी को अगर मिल भी सकता था तो सिर्फ 27% कोटा ही बाकी था ताकि 50% का सीलिंग ना टूट जाए। जबकि ओबीसी पॉपुलेशन एस्टिमेट था कितना? 52%। यह पॉइंट बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा। बाद में जब हम ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन की हम बात करेंगे तो फिर यह चीज काम में आएगा। लेकिन इस सब पर बीजेपी का हिंदुत्व प्लान जो 2024 का एजेंडा है, उस पर डेंट कैसे पड़ता है, यह समझना अब ज्यादा जरूरी है। बीजेपी कास्ट सेंसस से घबराती है एंड फॉर गुड रीजन। देखो 1990s में जब मंडल पॉलिटिक्स फोरफ्रंट पे आई थी, तब हिंदुत्व कंसोलिडेशन जो हो रहा था बीजेपी का, उसकी धज्जियां उड़ गई थी। 1989 में इलेक्शन रिजल्ट्स में अगर आप देखेंगे, यूपी बिहार में ट्रायंगुलर फाइट था कांग्रेस, जनता दल और बीजेपी के बीच में। कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, मगर उसको पावर से बाहर रखने के लिए बीजेपी और लेफ्ट ने जनता दल को आउटसाइड सपोर्ट दिया। बीजेपी और लेफ्ट एक साथ जनता दल को आउटसाइड सपोर्ट दे रही है। छी 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 छी, घोर कलयुग है। लेकिन भाई ये सब कुर्सी का खेल है बाबू भैया, और उसके लिए तो कांग्रेस और बीजेपी कुर्सी के लिए कभी साथ में भी आ सकती है, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। एनीवेज, इस अनोखे गठबंधन से इतिहास में दूसरी बार देश को एक नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री मिला, वीपी सिंह। पावर में आते ही वीपी सिंह ने मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट कर दिया। नेशन वाइड 27% ओबीसी कोटा इंप्लीमेंट हो गया। एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, यूथ प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन इससे जनता दल के पास ओबीसी वोट्स जबरदस्त तरीके से कंसोलिडेट हुए। और 1991 में इसके रिस्पॉन्स में जब अडवाणी ने यात्रा निकाली अपनी राम मंदिर का मुद्दा उठाने के लिए, हिंदी बेल्ट में हिंदू वोटर्स को हिंदुत्व बैनर के नीचे कंसोलिडेट करने की कोशिश हुई, मगर जनता दल का ये जो मंडल पॉलिटिक्स था, हिंदुत्व पॉलिटिक्स को रोकने में उस समय कामयाब हो गई। और तब से इस बेल्ट में हिंदुत्व पॉलिटिक्स और मंडल पॉलिटिक्स के बीच में तनाव चलता आया है। पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इस चीज पर सेंटर्ड है। अगेन, मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं, बात यहां पॉलिटिक्स और पावर प्ले की हो रही है। एथिक्स थोड़ा अभी साइड में रख लेते हैं। 1996 का रिजल्ट हो या 2004 का रिजल्ट हो, दोनों ही इलेक्शंस में अगर बीजेपी को
40-50 सीट्स और मिल जाती तो वो सरकार बहुत पहले बना लेती। मगर यूपी बिहार में हमेशा से ही सीट्स जनता दल के सक्सेसर पार्टीज के खाते में जाती रही। मंडल पॉलिटिक्स बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर रही है हिस्टोरिकली। पर पिछले 2 इलेक्शंस में उसकी कहानी आपको मालूम है। बीजेपी का जो मीटियोरिक राइज हुआ है, वो हिंदी हार्टलैंड को जो उन्होंने स्वीप किया है, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है कि बीजेपी का ओबीसी वोट शेयर जो इंक्रीज हुआ है। सीएसडीएस लोकनीति सर्वे के हिसाब से बीजेपी का ओबीसी वोट शेयर 2009 में 22% था, 2019 में डबल हो गया, 44% तक पहुंच गया। यानी बीजेपी ने सक्सेसफुली मंडल पॉलिटिक्स को कमजोर किया, हिंदुत्व बेस को एक्सपैंड किया। अब इसके कई सारे रीजंस हैं कि ये क्यों हो पाया, काफी कॉम्प्लिकेटेड रीजंस भी हैं, मगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओबीसी आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी नहीं है। इस कैटेगरी में बहुत सारे सब आइडेंटिटीज हैं, सब कास्ट इन्वॉल्व हैं, तो इनका जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो सेम नहीं है। इसमें बीजेपी कुछ ग्रुप्स को अपने तरफ कर पाया है, इसीलिए ऑपोजिशन पार्टीज ने कास्ट सेंसस का बिगुल बजाया है, ताकि इसे 2 मकसद हो पाए। पहले तो ये जो ओबीसी वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है, उसमें से कुछ इनके पास वापस आए, उनको ओबीसी का चैंपियन बना दे फिर से इन पार्टीज को, और नेशनल नैरेटिव जो हिंदुत्व का है वो कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस का बन जाए, उनके हक की बात बन जाए। याद रखिए, अगर ओबीसी वोट का थोड़ा चंक भी शिफ्ट होता है, आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की तरफ जाता है, तो यूपी बिहार की अगर 50-60 सीट्स में भी इंडिया अलायंस बाजी मार लेती है तो 2024 का गेम एकदम रीओपन हो जाता है। बीजेपी को भारी दिक्कत आ सकती है। ऊपर से ये जो बीजेपी पसमंदा मुस्लिम आउटरीच की कोशिश कर रहा है, इस कास्ट सेंसस से, सोशल जस्टिस के नैरेटिव से बीजेपी का वो प्लान भी चौपट हो सकता है। देखिए, ओबीसी लिस्ट की पॉलिटिक्स ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कई बार कम्युनिटीज में ओबीसी लिस्ट में इंक्लूजन की मांग करती है, प्रोटेस्ट बहुत बार वायलेंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट कितनी बार इन्वॉल्व होती है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से पार्टी भी इधर उधर हो जाती है, प्रोमिसेस मेक करती हैं, ब्रेक करती हैं। एक्चुअली कांग्रेस पार्टी ने 2011 में प्रेशर के अंडर आकर एक कास्ट सेंसस करवाया था, मगर अटेम्प्ट उनका काफी हाफ हार्टेड था या सैबोटाज किया था। मेथोडोलॉजी, प्रिपरेशन, डेटा कलेक्शन, सब में प्रॉब्लम्स निकलती हैं, डेटा वैलिडेट नहीं हो सकता, और इसी के चलते ये डेटा अनस्टेबल निकलता है, इसको रिजेक्ट किया जाता है, और इस कास्ट डेटा का ना कांग्रेस ना बीजेपी इसको बाद में रिलीज करती है। कर्नाटका में 2015 में जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी तो एक कास्ट वाइज सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट कराया गया था, उसका रिजल्ट भी रिलीज नहीं किया। नहीं, यहां डेटा की प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि कहा जाता है कि कर्नाटका के जो पॉलिटिकली डोमिनेंट कम्युनिटीज थे, उनके नेताओं को यह रिपोर्ट पसंद नहीं आया, क्योंकि उनकी पोल खुल जाती कि वो कितने डोमिनेंट हैं, क्योंकि उनके नंबर्स कितने हैं असली में, अस वर्सेस देम, 80-20। राहुल गांधी ने यह कहा है लेकिन अब कि कर्नाटका में जितनी आबादी उतना हक। अभी वॉक द टॉक करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात है। मगर ये जो नीतीश सरकार ने कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज कर दिया है, और जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने इसको सपोर्ट किया है, इससे तो यही लगता है कि अब कास्ट सेंसस का टाइम आ चुका है, इसको रोका नहीं जा सकता, ये एक इलेक्शन मुद्दा बनेगा। राहुल गांधी ने बिहार कास्ट सेंसस के रिजल्ट्स को ट्वीट करते ये फिर से दोहराया कि भारत में जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है, जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। तो आप समझ सकते हैं पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है। तो लग रहा है कि अब कर्नाटका में भी हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में डेटा रिलीज कर दीजिए। याद रखिए, कर्नाटका में ऑलरेडी डेटा है, और दूसरे कांग्रेस स्टेट्स में हो सकता है, इंडिया अलायंस स्टेट्स में यह हो सकता है कि कास्ट सेंसस की प्रक्रिया शुरू हो या कुछ अनाउंसमेंट शुरू हो। सवाल यहां पर यह होना है कि इन डिसीजंस की टाइमिंग क्या होगी। इंडिया अलायंस को सबसे ज्यादा पॉलिटिकल मुनाफा किस टाइमिंग से मिलेगा। याद रखिए, वेलफेयर से ज्यादा यहां पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, और जनवरी में रिमेंबर राम मंदिर का इनॉग्रेशन है, और नैरेटिव शिफ्ट करना बहुत जरूरी होगा ऑपोजिशन के लिए। तो हो सकता है कि 1990s के तरफ फिर से मंडल वर्सेस मंदिर पॉलिटिक्स फोरफ्रंट में फिर से आ जाए। अच्छा, अब सुनो, आपको ब्लूप्रिंट याद है ना, पहले ग्राउंड रियलिटी, फिर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, फिर पॉलिसी फॉर्मेशन। भाजपा सरकार तो वैसे ही डेटा से चिढ़ती है। Don't get into those maths. अरे एडिटर थांबा, आज ही 30 पत्रकारों से पूछताछ हुई है, क्यों कर रहे हैं, रिलैक्स। लेकिन सच तो यही है कि बस्तियों को सोशल रियलिटीज पर ग्रीन रंग का पर्दा डालकर हम विश्व गुरु तो नहीं बन सकते हैं। डेटा से, रियलिटी से, कास्ट ऑपरेशन
के परहेज से सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा। आज के डेट में एक राशन शॉप भी एक्सेल पर नंबर चलाकर फिर माल ऑर्डर करता है, पर ये 140 करोड़ लोगों के देश में, जिसमें कास्ट एक बुनियादी सोशल डिवाइड है, वो देश बिना किसी कास्ट डेटा के सच में इफेक्टिव पॉलिसी क्या बना सकता है? कास्ट सेंसस को रीइंट्रोड्यूस करने के पक्ष में कई फायदे हैं और लोग काफी फायदे गिनाते हैं। सबसे पहले तो रियलिटी चेक मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है भैया कि सब लोगों को समझ में आएगा। देखिए, बिहार में अगर आप सिर्फ पॉपुलेशन नंबर्स की ही बात कर लें, सोशियो इकोनॉमिक डेटा तो अभी आने वाला है, लेकिन बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है कि डिवाइड कैसा है। ये जो 60% से ज्यादा ओबीसी है, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? अपर कास्ट के पास राज्य में कितनी परसेंटेज जमीन है, इससे भी बहुत कुछ समझ में आएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में किस तरीके से इनइक्वालिटी है, या सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है, शायद ये जो लोअर कास्ट है वो हाईली एजुकेटेड है, ये बात भी सामने आ जाएगी। अलग अलग ओबीसी जातियों में किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, कितना फर्क है, एससीज की क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, ऊपर से स्टेट का कास्ट मेकअप अलग है। अलग अलग स्टेट्स में आपको अलग मेकअप भी मिलेगा, आंध्र में अलग मिलेगा, आसाम में अलग मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव डेटा से बेहतर नेशनल एंड स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स बनाई जा सकती हैं, इस पर कोई डिबेट है नहीं। इस डेटा से बहुत सारे पॉलिसी इंप्लीकेशंस भी हो सकते हैं। सबसे पहले बात तो यह आती है रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंजेस की। अब अगर ओबीसी की संख्या 60% है तो उनको सिर्फ 27% रिजर्वेशन क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने 50% का लिमिट तो सेट किया था रिजर्वेशन पे, मगर याद रखिए 2019 में इलेक्शन से ठीक पहले बीजेपी ने ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन, वो लाई थी। 50% का सीलिंग उन्होंने ब्रीच किया था। अब ये कैसे ब्रीच किया था ये भी जल्दी समझ लेते हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत सरकारी नौकरी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 10% सीट्स रिजर्व होनी थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हु डू नॉट बिलोंग टू एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी। समझे आप गेम यहां? यानी ईडब्ल्यूएस का 10% सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट के लिए है, और इकोनॉमिक वीकर का जो वो पॉइंट है वो जुमला है, क्योंकि जो क्राइटेरियन है ना इकोनॉमिकली वीक ना होने का, वो इतना ज्यादा हाई है कि हिंदुस्तान में कुछ 80 to 90% अपर कास्ट लोग वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो सारे के सारे इस 10% में क्वालिफाई करेंगे। यानी ईडब्ल्यूएस सिंपल भाषा में एक अपर कास्ट कोटा है। अपर कास्ट की पॉपुलेशन है 15.5% और रिजर्वेशन उन्हें कितना मिलता है? 10%। अब इसी लॉजिक से ओबीसी पॉपुलेशन अगर 63.1% है तो कोटा सिर्फ 27% क्यों? अगर आप 5वीं पास से भी तेज हैं और बेसिक मैथ्स जानते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में पर कैपिटा हिसाब से अपर कास्ट जो हिस्टोरिकली प्रिविलेज्ड हैं उनको ओबीसी से ज्यादा रिजर्वेशन टेक्निकली मिल रहा है, जो ओबीसी जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड हैं। इस लॉजिक से तो सोशल जस्टिस प्रो मैक्स अभी चल रहा है। अभी सिर्फ एक स्टेट डेटा एनालिसिस आया है, वो भी सिर्फ पॉपुलेशन नंबर्स आया है, और उससे ही इतना सब कुछ साफ होने लगा है। अब जब बिहार सरकार सोशियो इकोनॉमिक डेटा रिलीज करेगी तब असली पर्दाफाश होगा, उससे पॉलिटिकल भूकंप आएगा। शायद फिर हिंदू मुस्लिम को छोड़कर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही एक ही चीज के पीछे पड़ेंगे कि भैया उनका सोशल जस्टिस का क्या हो रहा है, उनकी नौकरियों का क्या हो रहा है, उनके इनकम का क्या हो रहा है। इस रिजर्वेशन के गेम में और भी एक पहलू है कि ओबीसी के अंदर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, इनको ठीक से आइडेंटिफाई किया जा सके। जो स्ट्रेटिफिकेशन और क्रीमी लेयर की बात होती है वो भी हो, पर बात सिर्फ रिजर्वेशन की नहीं है। डेटा में कास्ट वाइज लैंड ओनरशिप के बारे में भी पता चलेगा, तो शायद लैंड रिफॉर्म की भी बात हो, ये तो फिर वॉल्केनो आ जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी बात पता चलेगी, तो शायद स्कूल्स में एजुकेशन जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए स्कॉलरशिप या उनके लिए स्कीम्स की बात पता चलेगी। बेसिकली नंबर्स पता चलेगा तभी तो जितनी आबादी उतना हक, उस तरफ 2-4 हम कदम ले पाएंगे, कुछ ना कुछ सोशल वेलफेयर की बात तब हो पाएगी। अब इस कास्ट सेंसस के मुद्दे को लेकर 2 क्लियर इंपैक्ट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। इंडिया अलायंस को डेफिनेटली फायदा मिलेगा, ऑपोजिशन यूनिटी बढ़ेगी क्योंकि ज्यादातर ऑपोजिशन पार्टीज कास्ट सेंसस का समर्थन करती हैं, और इंडिया अलायंस खुद ही एक नैरेटिव पहली बार सेट कर पाएगी। सिर्फ बैकफुट में डिफेंस खेलेगी नहीं, आउटरीच कर रहे हैं, नहीं, फ्रंट फुट ड्राइव खेल पाएगी। दूसरा इंपैक्ट पॉइंट, सोशल जस्टिस का मुद्दा अब सामने आएगा। खतरे में है मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर ग्राउंड रियलिटी के बारे में शायद 2-4 बातें हों,
यहां जो हिंदुत्व नैरेटिव है, ओबीसी कंसोलिडेशन का, पसमंदा आउटरीच का, ये सब जो कोशिश है उसको नुकसान हो सकता है। और यूपी बिहार में सीट्स खोने के काफी चांसेस इस समय दिख रहे हैं। मंडल पॉलिटिक्स फिर से हिंदुत्व के रथ को रोक सकता है, लेकिन किंतु परंतु ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी खुद ही ओबीसी रिजर्वेशंस बढ़ा दे या खुद कास्ट सेंसस करवाने का ऐलान कर दे। इस नुकसान से बचने के लिए यह भी एक मास्टर स्ट्रोक ही होगा, क्योंकि नए संसद में रिमेंबर 800 से भी ज्यादा जो सीट्स हैं वो डीलिमिटेशन से बीजेपी बढ़ाएगी, यही तो उनका कहना है। अब ये जिस स्टेट में जितना पॉपुलेशन होगा उतने उनके एमपीज होंगे, माने जितनी जनसंख्या उतने एमपीज, उतना पॉलिटिकल हक। अगर यही लॉजिक जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो लॉजिक है, बाय द वे इसके बारे में पूरा एक एपिसोड बना के रखा है, वो देख लीजिएगा। अगर यही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का लॉजिक ठीक है तो प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन का लॉजिक ठीक क्यों नहीं है, यह सवाल बिल्कुल उठेगा। बीजेपी थोड़ा सदमे में है इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त, तो अभी तक उनका कोई ठोस बयान नहीं आया है इस मुद्दे को लेकर। और यह बात बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि बीजेपी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है इस कास्ट सेंसस के मामले पर। वैसे भाजपा सरकार 2017 में भी उन्होंने कमीशन का गठन किया था जो ओबीसी लिस्ट को अपडेट और स्टडी करने के लिए बनाई गई थी, पर इस कमीशन की रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं की गई है, उसको भी दबा दिया गया है। खैर, एक चीज बेहद साफ है कि इस कास्ट सेंसस का मुद्दा आगे जाकर ज्वलंत बनेगा और बनना भी चाहिए। यह देश का एक एक्सरे स्कैन भी है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कमेंट सेक्शन पर जरूर आप भी ये हमें लिखकर बताइए कि इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है। देखिए, आइडियल वर्ल्ड में तो कोई रिजर्वेशन नहीं चाहता है, हम भी नहीं चाहते हैं। मैं भी चाहूंगा कि एक समाज ऐसा हो जहां सबको इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, किसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं हो। लेकिन अपॉर्चुनिटीज मिले कहां हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। पिछले 70 साल में देख लीजिए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि इक्वल मंच पर कोई आ पाए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, पिछले कुछ सालों में तो ऐसा लगता है, सोशल मीडिया देखकर ऐसा लगता है कि कुछ उल्टा ही जा रहा है, बर्बरता और बढ़ रही है। हो सकता है ऐसा भी, तो इसको हटाना और इसको डील करना भी जरूरी है। देशभक्त पर तो हम आपके लिए यह मुद्दा कंटिन्यूअसली कवर करेंगे, क्योंकि हमें लगता है यह मुद्दा काफी ज्वलंत है, काफी बड़ा होने वाला है। हिस्टोरिकली हम आपके लिए फैक्ट्स, डेटा सामने लाएंगे। गोदी मीडिया भले ही आपको हिंदू मुस्लिम ही दिखाते रहे, लेकिन देश को दरकार तो डेफिनेटली ग्राउंड रियलिटी की है, इंक्लूसिव सोशल जस्टिस की है। अब देखना यह है कि इंडिया अलायंस अपने इस सोशल जस्टिस के मैसेज को इफेक्टिवली एक पॉलिटिकल टूल बना पाती है, लोगों से कम्युनिकेट कर पाती है, लोगों के अंदर भी पॉलिटिकल एवोल्यूशन होता है या नहीं, यह देखने वाली बात है। देशभक्त पर आप जितने भी टी शर्ट्स एंड अपैरल देखते हैं वो सब आपको मिल सकते हैं ऑनलाइन। देशभक्त मर्च इंडिया का पहला क्लोथिंग लाइन है दैट एक्सक्लूसिवली फोकसेस ऑन जनरेटिंग अवेयरनेस ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। गो टू www.karakmerch.com/theDeshbhakt, चूज करिए अपना टी शर्ट, कलर और फिट, and your custom t-shirt will be printed, packed and couriered to you to any part of India or up to any part of the world with global shipping. So go ahead, let your t-shirt do the talking.